तो बच्चों आज क्लास 12 के लिए गामा फिजिक्स क्लासेज में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक डेरिवेट होगा। इसके दो व्यंजक हो चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव, और अब थर्ड नंबर ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दो आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु m पर, ये बिंदु m ना तो अक्ष पर है और ना निरक्ष माने लंबवर्धक रेखा, तो ना अक्षीय रेखा पर है ना निरक्षीय रेखा पर है, ये किसी बिंदु है। तो किसी बिंदु m पर उत्पन्न वैद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। इस बिंदु m से द्विध्रुव के मध्य बिंदु O को मिलाने वाली रेखा ये थीटा एंगल बनाती है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, अक्ष के अनुदिश होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P से थीटा कोण बनाती हुई दिशा में ये बिंदु M है जहां हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देखिए, वैद्युत विभव का बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का जो व्यंजक होता है ये डेरिवेट हो चुका है, फिर भी आप देख लो 1/4πε0 Q/R। यहाँ पर R दूरी ये है, मध्य बिंदु O से बिंदु M की दूरी R है जहाँ हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। मध्य बिंदु से दूरी है, इसका मतलब इस धनावेश से दूरी तो है नहीं, तो इस धनावेश के कारण यहाँ का वैद्युत विभव होगा 1/4πε0 Q/AM। इस ऋणावेश के कारण यहाँ का वैद्युत विभव होगा -1/4πε0 Q/BM। लेकिन AM और BM डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है, हमको तो ये OM डिस्टेंस मालूम है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से बिंदु A से रेखा OM पर लंब डाल देते हैं। बिंदु A से रेखा OM पर हमने लंब डाल दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया बेटे, ये लंब डाल दिया। इस बिंदु को चलो हम C कह देते हैं। अब देखिए ये लंब है, ये लंब डाल दिया है, तो CM और AM दूरियां लगभग बराबर मानी जा सकती हैं, क्योंकि इसकी तुलना में AB डिस्टेंस वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में OM माने R डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम AM और CM को बराबर मान सकते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L आपने कहा था, तो L इधर हो गया और L इधर हो गया, ठीक है। तो हमको अगर CM पता चल जाए तो AM पता हो गया। CM कैसे पता चले? देखिए, अगर OM में से OC माइनस कर दिया जाए, ये बिंदु O है, ये O बिंदु है, अगर OM माइनस OC कर दिया जाए तो CM पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमको OC पता करना है। OC पता करें। इस त्रिभुज को देखो बेटा, त्रिभुज ये OCA, त्रिभुज OCA समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज OCA में हमको OC पता करना है। क्या पता करना है? OC पता करना है और OA मालूम है। तो OC/OA इस वाले कोण के लिए आधार बटे कर्ण हो गया। देखिए, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज OCA में ये आधार हो गया OC और OA हो गया कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है? cos थीटा। तो ये हो गया OC इक्वल टू OA का मान है L cos थीटा। OC निकल गया, इसलिए CM इक्वल्स OM माइनस OC। OM कितना है? OM दिया है R माइनस OC कितना आया? L cos थीटा। ये CM जितना आया बच्चों, यही CM जितना आया है वही AM भी है, तो AM हो गया, ठीक है। ठीक, तो इस पॉजिटिव चार्ज से बिंदु M की दूरी AM का मान आया है R माइनस L cos थीटा। इसी तरीके से BM भी निकाल लें। BM निकालने के लिए हम क्या करें? BM निकालने के लिए यहाँ से देखो, यहाँ से इस रेखा को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। BM निकालने के लिए ये रेखा हमने थोड़ी आगे बढ़ा दी, हाँ, और B से इस बढ़ी हुई रेखा पर लंब डाल दिया।
ये लंब हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है इसको चलो डी कह देते हैं, डी। ये जो डिस्टेंस है डी एम डिस्टेंस जो है वो बी एम डिस्टेंस के बराबर होगी। तो डी एम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डी ओ प्लस ओ एम। ओ एम तो मालूम है, डी ओ पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल बी डी ओ, ट्रायंगल बी डी ओ, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसमें हमको पता क्या करना है, ये ओ डी पता करना। ये वाला थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। बट ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो क्या हो जाएगा, बी डी ओ। इस ट्रायंगल को देखिए, दिख रहा है, हमको ओ डी पता करना है। इस ट्रायंगल में हमको ओ डी पता करना है और ओ बी मालूम है, ओ बी मालूम है। इस कोण के लिए फिर ये आधार बटे कर्ण हो गया कास थीटा, ठीक है। तो ओ डी बराबर आ गया ओ बी कास थीटा। ओ बी का मान एल है, एल कास थीटा, ठीक। ओ डी पता चल गया, इसलिए डी एम बराबर ओ डी प्लस ओ एम, ओ डी प्लस ओ एम। ओ डी कितना निकाला है आपने, ओ डी निकाला है एल कास थीटा और ओ एम है आर। तो इसको पहले लिख दें आर प्लस एल कास थीटा। और ये जो डी एम आया है यही डिस्टेंस बी एम के बराबर है, बराबर बी एम। तो अब पता चल गया, बी एम मालूम हो गया, ए एम मालूम हो गया। धनावेश के कारण यहाँ का विभव तो क्या तय हुआ, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर उत्पन्न विभव अगर बी वन कहें तो प्लस 1/। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी बिंदु का वैद्युत विभव धनात्मक होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण वैद्युत विभव ऋणात्मक होता है। तो परिणामी विभव सभी विभवों का बीजगणितीय योग होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु एम पर विभव V1 बराबर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान ए एम, क्यू अपान ए एम डिस्टेंस निकाली जा चुकी है। यह ए एम डिस्टेंस है, आर माइनस एल कास थीटा रख देते हैं बेटे। V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर माइनस एल कास थीटा, ठीक है, ठीक। प्लस में है, धन आवेश के कारण वैद्युत विभव धनात्मक होता है। इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम का विभव V2 बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान ये बी एम डिस्टेंस। और बी एम डिस्टेंस कितनी निकाली गई है, आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। इतना ये V1 बराबर इतना वोल्ट आ गया और V2 बराबर इतना वोल्ट आ गया। परिणामी विभव सभी विभवों का बीजगणितीय योग होता है, इसलिए परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। V1 और V2 रखेंगे मान, तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है। तो हम सीधे कॉमन ले लेते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया। यहाँ से बचा 1/r माइनस एल कास थीटा प्लस 1/r प्लस एल कास थीटा, ठीक है, ठीक है बेटे। ये समझ में आ रहा है, ये प्लस लगा हुआ है, ये अलग पद है, ठीक। अब थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 सॉल्व कर लेंगे तो ये r माइनस एल कास थीटा इंटू आर प्लस एल कास थीटा, ये एलसीएम हो गया, ये यहाँ पहुँच जाएगा r प्लस एल कास थीटा प्लस आर माइनस एल कास थीटा, ठीक है। तो ये माइनस लगा है, यहाँ ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। V1 प्लस V2 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ माइनस लगा दो और माइनस के बाद जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस आर प्लस एल कास थीटा हो जाएगा ये। अब देख लो बेटा, यहाँ पर आर आर कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्यू, ये एल कास थीटा प्लस एल कास थीटा, तो 2l कास थीटा, क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ql कास थीटा अपान ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही बात, बहुत पहले से पीछे के डेरिवेशन में भी हो चुका है। एल इज वेरी स्मॉलर देन आर, एल इज वेरी स्मॉलर देन आर। ये वेरी स्मॉलर को एक से ज़्यादा बार स्मॉलर लगा देते हैं।
अतः किसको नगण्य माने, एल स्क्वायर को नगण्य मानेंगे। एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने का मतलब उस वहाँ जीरो आ जाएगा। क्या आ गया, b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहाँ 2ql लिखा है वहाँ p लिख दें, p cos थीटा अपान r स्क्वायर। ठीक है, ये किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक आ गया। ठीक से देखिए आप, इसकी कुछ स्थितियां हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। पहली स्थिति, अगर बिंदु M वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर है तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो थीटा का मान 0 और cos 0 का मान 1 होता है। उस स्थिति में b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान r स्क्वायर, ये अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का व्यंजक निकल चुका है। इतना पीछे के लेक्चर में देखा होगा आपने। अगर दूसरी स्थिति, अगर बिंदु M वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर है, लंबवर्धक रेखा पर है, तो थीटा बराबर 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो b बराबर, अगर हर 0 हो गया तो परिणामी राशि 0, मतलब निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है। ये भी पीछे के लेक्चर में हो चुका है। तो ये एक जनरल पॉइंट है M, मतलब इस स्थिति में पीछे की दोनों स्थितियाँ समाहित हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक हो चुका है। तीनों स्थितियां हो गई हैं। अब समविभव पृष्ठ क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। अब आगे क्या है, समविभव पृष्ठ की बात करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव, अगर इसको ठीक से सुने, सम माने बराबर, विभव, सम विभव माने बराबर विभव। सम विभव पृष्ठ सुन लो क्या होता है। किसी वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए इस कमरे में, इस पूरे रूम में वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक ऐसा पृष्ठ खींच दिया जाए कि उस पृष्ठ के हर बिंदु का विभव बराबर हो, समान हो, एक जैसा हो, तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक से सुनिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे एक उदाहरण दें, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, तो इस बिंदु आवेश के चारों ओर इसको केंद्र मानकर एक गोला खींच दिया जाए, गोला, स्फीयर। इसको केंद्र मानकर एक गोला खींचेंगे तो उस गोले का प्रत्येक बिंदु, गोले के पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु केंद्र से तो समान दूरी पर होगा। इसका मतलब इस आवेश के कारण गोले के पृष्ठ का कोई भी बिंदु आप देखेंगे तो वहाँ का विभव बराबर होगा, अर्थात ये गोला एक समविभव पृष्ठ बन गया। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ क्या होता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक गोले की कल्पना करें जिसके केंद्र पर कोई चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज रखा है, मान लो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, तो ये एक समविभव पृष्ठ बन गया। ये प्लस क्यू अगर चार्ज यहाँ रख दिया तो समविभव पृष्ठ बन गया। अगर प्लस क्यू चार्ज है तो भी समविभव पृष्ठ बनेगा, अगर माइनस क्यू चार्ज होगा तो भी समविभव पृष्ठ बनेगा। बस है क्या, वैद्युत बल रेखाएं, धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं और ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ऋणावेश की ओर होती है। तो ये समविभव पृष्ठ जो बना, इसकी कुछ विशेषताएं सुन लीजिए। समविभव पृष्ठ की क्या विशेषता होती है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं ना। अगर गोले के केंद्र से पृष्ठ को मिलाएं रेखा को और उसी बिंदु पर अभिलंब खींचे तो एक ही रेखा हो जाएगी। क्या तय हुआ, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या हैं बेटे, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है, अगर ये समविभव पृष्ठ है तो जितना विभव इस बिंदु का होगा उतना ही विभव इस बिंदु का होगा। तो आवेश Q को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य अगर W कहें तो W बराबर V डेल्टा Q होता है। V डेल्टा Q नहीं, Q डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V। तो जब ये समविभव पृष्ठ है तो इसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होगा, तो डेल्टा V कितना हो जाएगा, डेल्टा माने अंतर, डेल्टा V कितना होगा, 0। अगर डेल्टा V 0 होगा तो ये मान कुल 0 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तीसरी विशेषता क्या है समविभव पृष्ठ की,
समविभव पृष्ठ, अगर कोई दो समविभव पृष्ठ हैं तो वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, प्रतिच्छेदित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विभव का मान बदल जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो कोई दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करते। ठीक है, तो ये समविभव पृष्ठ हो गया, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं हो गई। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सुन लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ध्यान से सुनिए। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कभी एक आवेश के कारण नहीं होती। दो या दो से अधिक आवेश अगर किसी निकाय में होंगे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा स्टोर होगी। ठीक है, दो या दो से अधिक आवेशों से बने किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से, कहाँ से, अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। सभी आवेश अनंत से लाए जाएंगे। मान लीजिए कि कोई आवेशों का निकाय, कोई निकाय है जो दो आवेशों से मिलकर बना है। Q1 और Q2 दो आवेश हैं, इनको परस्पर r दूरी पर रखकर आपने ये निकाय बनाया है। तो इस निकाय के बनाने में जितना कार्य किया गया है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। ये निकाय बनाने में दोनों आवेश कहाँ से लाए जाएंगे, अनंत से यहाँ लाए जाएंगे। कहाँ से लाए जाएंगे, अनंत से। दोनों आवेशों को अनंत से यहाँ तक लाया गया। तो पहले हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि पहले ये जो आवेश Q1 है इसको हम अनंत से यहाँ ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से। लेकिन जब आवेश Q1 को अनंत से यहाँ लाएंगे, यहाँ कोई विभव नहीं है, यहाँ दूसरा कोई आवेश नहीं है, तो उस आवेश Q1 पर कोई वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा। अर्थात आवेश Q1 को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य शून्य होगा। Q1 आवेश तो यहाँ आ गया बिंदु A पर, लेकिन किया गया कार्य 0। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके आसपास में कोई दूसरा आवेश नहीं है, अर्थात आवेश Q1 पर कोई वैद्युत बल नहीं लगेगा। जब वैद्युत बल नहीं लगेगा तो कार्य 0 होगा, जहाँ बल नहीं वहाँ कार्य 0 हो जाएगा। तो Q1 को आप अनंत से यहाँ तक लाए लेकिन कोई कार्य नहीं करना पड़ा। अब Q2 को लाएंगे। Q2 को अनंत से बिंदु B तक हमें लाना है। कहाँ तक लाना है बेटे, बिंदु B तक। बिंदु B की बिंदु A से दूरी r है। Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाना है, लेकिन अब यहाँ पर बिंदु, चूँकि ये Q1 यहाँ आ चुका है इसलिए बिंदु B का विभव शून्य नहीं है। बिंदु B का विभव कितना हो जाएगा, इस बिंदु का विभव V बराबर, इस बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु B का विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/r, Q1/r। ठीक है ना। इस आवेश Q1 के कारण बिंदु B का विभव इतना वोल्ट हो गया। अब जब आवेश Q2 को आप अनंत से यहाँ तक लेकर आओगे, आवेश Q2 को जब अनंत से यहाँ तक लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वैद्युत विभव के अंदर ला रहे हैं और कार्य होता है W बराबर VQ2। आवेश Q2 को लाया जा रहा है तो कार्य हो जाएगा VQ2। Q2 का मान रख दें तो W बराबर आ गया, B का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1/r इंटू Q2, तो Q1 Q2/r। ये कार्य करना पड़ा। इस निकाय की रचना करने में नेट कार्य इतना हुआ। परिभाषा में आपने कहा था निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होगी जो निकाय की रचना करने में आपने किया। तो जितना कार्य किया यही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। तो आवेशों के इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r जूल। फिर से एक बार सुन लो, अगर कोई दो आवेश Q1 और Q2 परस्पर r दूरी पर रखे हैं तो इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r होगी। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते समय सारे आवेश चिन्ह सहित रखे जाएंगे। ये बात विशेष ध्यान रखना, दोबारा हम बोल देते हैं।
निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते समय आवेशों के मान चिन्ह सहित रखे जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मान लीजिए ये तो दो आवेशों का निकाय था, आवेश ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे आवेश हैं, कोई निकाय बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है। चिन्ह भी ध्यान रखना, चिन्ह सहित आवेशों के चिन्ह मतलब चिन्ह रखे जाएंगे, यहाँ चिन्ह सहित मान रखे जाएंगे। ये Q3 है एंड सो ऑन। मान लीजिए ये Qn है, बहुत सारे हैं। उस स्थिति में परिणामी स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R1, Q1 Q2 के बीच की दूरी R1 है, प्लस Q2 Q3 अपान R2 प्लस Q3 अगर Q3 अगर Q4 है तो Q3 Q4, ऐसे बहुत सारे Q3 Q4 अपान R3 एंड सो ऑन। और लास्ट में ये Qn अपान Rn है, Q3 Q4 अपान Rn R3 प्लस एंड सो ऑन। क्या हो जाएगा? प्लस Qn-1 इंटू Qn अपान Rn। ठीक है, कुल मिला करके ये व्यंजक जो आएगा बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा Q1 Q2 या QI QJ कह दो, QI QJ जितने भी होंगे अपान R। ये U बराबर इतना, जहाँ I और J का मान जितने चार्ज होंगे सब कुल मिला करके रिपीट वहाँ तक होगा। देखो Qn-1 Qn और Qn Q1 तक आएंगे। ये बात ध्यान रखना, ये n-1 हो गया प्लस Qn Q1 अपान Rn, वहाँ तक वापस आएंगे। ठीक है, उस चार्ज में दोबारा, जैसे कोई त्रिभुज बन गया है, त्रिभुज के शीर्षों पर अगर आवेश रखे हैं, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, ये दूरी R1 है, ये दूरी R2 है, ये दूरी R3 है। उस स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R1 प्लस Q2 Q3 अपान R2 प्लस Q3 Q1 अपान R3। ठीक है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी हो गई। आज का टॉपिक इतना ही रहेगा बच्चों, तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए, मेहनत करिए, और हमारी मनोकामना है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके बढ़िया नोट्स बनाएं, आगे के कंपटीशन सब क्वालिफाई करें। धन्यवाद।